गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकेश कुमार सिंह फिर आपके समक्ष नया वीडियो लेकर के आया हूँ। नए पार्ट्स चैप्टर 2 क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और मैंने कल आपसे राय मांगा था कि आप किस फॉर्म में मुझसे चाहते हो पढ़ना, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहा हूँ और ना ज़्यादा कम भी रख रहा हूँ, मॉडरेट रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और कम समय में समझ में आ जाए। क्योंकि बताने लगूँ अगर किसी एक टॉपिक पे, किसी एक टर्म्स पे, तो उसमें 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए उसमें, तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपका एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत ही नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कम समय में दे दूँ, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको फिर डिटेलिंग जानना है तो आप कमेंट भी करना, मैं उसको डिटेलिंग कर दूंगा। बाद में जो 9th से फिर जो 10th में आएंगे उनके लिए फिर वीडियो अलग से बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी ये सफिशियंट है। चलिए, तो अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। ठीक है, और बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आप समझदार हो, एक ही चीज़ को बोलना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो मुझे कहना ना कहना बेकार है, अच्छा लगता है तो ज़रूर करना, कमेंट करना। चलिए, तो आप देख रहे हो कि एक सेकेंड पार्ट जैसे मैं लेकर के आया हूँ आपका जो है किस चीज़ का, यानी टॉपिक 2 आप देख रहे हो, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। यानी कल जो हमने पढ़ा था कि गांधी जी के द्वारा जो नन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया गया था, है ना, तो उस नन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है जितने भी इंडियन सोसाइटी के लोग थे उसको, यानी नन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग समझ रहे थे नन कॉपरेशन मूवमेंट का, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं एक इंडिया लेवल का कोई लीडर हूं और मैं बोलूं कि बारात चलना है, बारात चलना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बारात चलने का मतलब क्या हुआ, आप क्या समझोगे? अरे जानवर की बारात जाना है कि पक्षियों का बारात जाना है कि इंसान का भी जाना है? अगर इंसान का जाना है तो किस भाई का जाना है कि चाचा का जाना है कि किसकी बारात जाना है ना। तो यहाँ पर तो क्लियर कट नहीं है, तो सब अलग अलग तरीके से बारात निकालने लगेंगे, है ना। मैं एग्जाम्पल दिया, तो ठीक उसी प्रकार से नन कॉपरेशन मूवमेंट का कोई क्लियर कट विजन नहीं था, जिसकी वजह से जो भी इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपुल जो थे, उन लोग जो हैं उस मीनिंग को, यानी नन कॉपरेशन मूवमेंट के मीनिंग को अलग अलग तरीकों से लेते हैं और अलग अलग काम करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट स्ट्रैंड्स, मतलब फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स हमको देखने को मिलेगा मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो वही चीज मैं लिखा हूं, नन कॉपरेशन मूवमेंट ऑब्जर्व बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपुल डिफरेंटली। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है? यानी नन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ही आता है कि हम स्वराज पाएंगे। तो स्वराज क्या होता है? अपना शासन। अब ठीक है, जिसमें जो है इंडियंस लोग जो है खुद का शासन कर सके, उनका अपना जो है रूल एंड रेगुलेशन हो, किसी के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया नहीं जाए, उसी को हम लोग स्वराज बोलते हैं। लेकिन अभी तक ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, जिसके तहत हम लोग इंडियंस लोग काम कर रहे थे, तो हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। ठीक है, अब यही जो मीनिंग है स्वराज का ना, अलग अलग लोग ले रहे हैं। मतलब स्वराज का मतलब हुआ आज़ादी। तो आज़ादी कैसे? जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपुल जो हैं, ठीक है, जो समाज के अलग अलग तबके लोग हैं, उन लोग आज़ादी चाहते हैं। पीजियंस जो हैं वो स्वराज का अलग मीनिंग लेंगे, क्योंकि किसी खास अत्याचार से ये पीड़ित है। उसकी तरफ बिजनेस क्लास लोग हैं, वो भी किसी खास चीज़ से पीड़ित है, तो उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, ये भी अपना फ्रीडम चाहते हैं, है ना। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो है स्वराज का मीनिंग निकल करके सामने आता है ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो एग्जाम्पल हमने लिखा है कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो स्वराज का मीनिंग टाउन्स में कैसे होता है, शहरों में कैसे होता है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। टाउन सिटीज में कौन कौन लोग रह रहे हैं? बिजनेसमैन रहेंगे और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, और बहुत सारे लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या
कि इन टाउन्स एंड सिटीज द मूवमेंट स्टार्टेड विद द बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस, है ना। यानी जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस थे, यानी गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकारी संस्थाएं जो थी टाउन में जो है वहाँ पर उनका जो है बहिष्कार किया जाएगा। जैसे कोर्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, काउंसिल इलेक्शन है, इस सब का जो है अब बहिष्कार किया जाएगा। ये बहिष्कार के साथ जो है यहाँ पर टाउन में जो है इस मूवमेंट का शुरुआत किया जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपका सोशल इफेक्ट। अब इकोनॉमिक इफेक्ट्स उसका क्या असर पड़ता है, यानी जो स्वराज होता है टाउन में उसको देखेंगे। वो तो सोशल इफेक्ट हुआ कि सोशल इफेक्ट में जितने भी लोग थे सब सरकारी संस्था का बहिष्कार किए। अब आर्थिक रूप से जो है यानी इकोनॉमिक इफेक्ट्स उसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो भी फॉरेन गुड्स थे यानी विदेशी जो भी सामान आते थे उसका जो है बहिष्कार किया जाएगा, है ना। जो भी विदेशी कपड़ा है उसको जलाया जाएगा, बर्बादी किया जाएगा। इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स के जितने भी इनकम्स हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, और यही देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये दोनों सोशल और जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हमने देखा अभी शहरों में, उसका परिणाम क्या निकलता है। दो परिणाम हम लिखेंगे, दो एस्पेक्ट से हम परिणाम देखेंगे। एक ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे कि इनका एनुअल इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हाफ हो जाता है। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये फायदा है, यानी ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स होता है, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ देखेंगे तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होता है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स निकलता है। तो कैसे कि जितने इंडियंस जो थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लॉथ्स होते थे जो बाहर से अंदर की आते थे, देश के अंदर जो आता था सामान, उसको बंद कर देने से क्या हुआ कि जो है इंडियंस में जो कपड़े बनने लगे तो उसको ही अब वो लोग अपनाना शुरू करेंगे, यानी खादी कपड़ा पहनना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो भी इंडियन टेक्सटाइल है, जो मिल्स है, हैंडलूम है, वो जो है आगे बढ़ते चलेंगे। क्यों, क्योंकि अब तो इंडियंस लोग जब विदेशी कपड़ा पहनना बंद कर दिए हैं तो बनाएंगे कौन, जो इंडियन टेक्सटाइल है वही सब ना बनाएंगे। तो टेक्सटाइल भी खूब ज़्यादा आने लगे, इंडस्ट्री सेटअप होने लगे, और यहाँ पर जो है बात बन जाती है बिजनेस क्लास मैन लोग के लिए फायदा हो रहा है शहर में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए ये मूवमेंट जो है स्लो हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है धीरे धीरे सुस्त पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि खादी कपड़ा जो होता है ना वो बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, जिसके कारण जो है गरीब लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। और ये जो है खादी कपड़ा जो है विदेशी कपड़ों के साथ compete नहीं कर पा रहे थे, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्री से उन लोग जो है बहुत ही मास लेवल पर बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा और सस्ते दामों में जो है उपलब्ध कराते थे इंडियंस को, तो वो आसानी से पहन लेते थे। लेकिन इंडियन मिल से जो कपड़ा निकलता था वो महंगा होता था, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होता था, जिसके कारण हम लोग नहीं पहन पाते थे। तो हम टाउन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कपड़ों का बर्बादी करना है, लेकिन अब जो है लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि ये महंगा हो रहा है तो इसको खरीद नहीं पाएंगे, और उसके अल्टरनेट कोई उपाय भी नहीं निकल रहा है। फलता जो है अल्टीमेटली फिर से जो है लोग विदेशी कपड़ों को अपनाने लगेंगे। इस तरह से जिस मकसद से मैंने मूवमेंट चालू किया था टाउन में, वो क्या हो गया, स्लो हो गया, है ना। दूसरी चीज, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस भी क्या हुआ है, यानी हमने जो है स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कोर्ट्स को, काउंसिल्स को जो बॉयकट किया था शहरों में, फिर से लोग उसकी ओर लौटने लगेंगे। क्यों लौटने लगेंगे, क्योंकि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया गया, उसके अल्टरनेट में जो भी इंडियन इंस्टीट्यूशन थे, जो स्कूल कॉलेज खुल रहे थे, बहुत ही नाम मात्र के खुल रहे थे, बहुत धीरे धीरे खुल रहे थे। लोगों को काम करने की क्या है, जरूरत है, नीड है, तो काम कहाँ से करेंगे। फलता जो है वो फिर से जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की ओर लौट जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि शहर में जो है ये जो मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी जो है लूज कर रही है। समझ में आएगा। अब है कि ये अब कंट्री साइड यानी गांव की तरफ जो है, कंट्री साइड मतलब गांव की तरफ, शहर से दूर, वहां पर रिबेल कैसे होता है तो देखेंगे। कौन करेंगे, तो पीजेंट्स वहां करेंगे, और कुछ अलग ग्रुप्स हैं वो मिल करके जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स जो है स्टार्ट करेंगे। तो उसका एक एग्जाम्पल है गाँव में एक अवध पीजेंट्स, यानी अवध में जो है वहाँ के जो पीजेंट्स हैं
वहाँ के द्वारा जो है क्या डिमांड किया जाएगा उनको, उनको डिमांड करते हैं वहाँ के जो किसान भाई लोग हैं उन लोग कहते हैं रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी जो रेवेन्यू है उसमें जो है कमी किया जाए और बेगार जो है और उसको भी कम माने खत्म कर दिया जाए, है ना। और जो भी लैंडलॉर्ड्स के ऑपरेसिव मेथड थे उसको भी अपोज करना था। तो अब सवाल है कि क्यों रेवेन्यू प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि अवध के जो वहाँ पर किसान थे वहाँ पर क्या होती थी कि जो भी रेवेन्यू होता था ना, चाहे आपका फसल बर्बाद हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ का जो है रेवेन्यू जो है कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करना ही है, ठीक है। तो क्या हुआ हम देखेंगे 1929 जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आता है जिसके कारण जो है एग्रीकल्चर यहाँ क्या होता है बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो जब वो एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है तो क्रॉप्स भी फेल्यूर होगा, क्रॉप फेल्यूर होगा तो फिर उन लोग रेवेन्यू कैसे देंगे, नहीं है। लेकिन सरकार क्या है डिमांड कर ही रही है वही टैक्स वही रेवेन्यू जो पहले लेते थे, लेकिन अब क्या है कि क्रॉप्स तो है नहीं लेकिन देना रेवेन्यू है, तो कैसे देंगे, इसलिए उन लोग डिमांड कर रहे थे कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। और तो डिमांड इन लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि नन कॉपरेशन मूवमेंट चालू है, गांधी जी इजी है, गांधी जी को लोग जो है अपना नेता मान करके जो उनके संरक्षण में जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्या चीज सहयोग करेंगे कि अभी तक तो हम आपको रेवेन्यू दे रहे थे, अब हम आपको रेवेन्यू नहीं देंगे। यही जो है अवध पीजेंट्स का था। बेगार क्या होता है कि जबरदस्ती आपसे काम कराएंगे लेकिन पैसा आपको नहीं देंगे, उसी को कहते हैं बेगार। ये तो हद हो गई बात, है ना। तो इसलिए जो है पीजेंट्स लोग जो है अवध के पीजेंट्स लोग जो हैं ये दोनों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते हैं। क्लियर। अब है ये जो अवध पीजेंट्स का जो मूवमेंट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा ये अवध पीजेंट्स को जो है लीड कर रहे हैं। तो अब ये कौन है बाबा रामचंद्र, कौन है, एक सन्यासी थे जो पहले फिजी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास देखोगे जिसको ओशनिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको ओशनिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बगल में ही एक छोटी सी कंट्री है फिजी, ठीक है। तो वहां पर इनको क्या किया गया था, इंडेंजर्ड लेबर के रूप में काम कराया जाता था। अब सवाल है कि सर इंडेंजर्ड क्या होता है, इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक जगह है ए और कोई जगह है बी, यहाँ पर सपोज कर लीजिए आप रह रहे हो और यहीं से आपको जो है जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट करा करके आपके साथ कि भाई चलो हम आपको नौकरी देंगे, अच्छी स्थिति स्टैंडर्ड लिविंग करेंगे, ठग करके बहला फुसला करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं कि भाई आपको यहाँ पर 3 साल या 5 साल रहना है। अब यहाँ पर आकर के आपको बसा दिया गया, यहीं पर आप जो है रहने लगे, इसी को बोलते हैं इंडेंजर्ड लेबर, मतलब अपने जगह छोड़ करके दूसरी जगह काम करना, दैट इज कॉल्ड इंडेंजर्ड लेबर, ठीक है। तो इनको भी जो है इंडिया से फिजी की ओर ले गया गया था। तो वहां से फिर लौट करके आते हैं अवध में बाबा रामचंद्र और यहाँ के किसानों का जो है दुख समस्या को सुनते हैं और उनके जो है फेवर में क्या करते हैं मूवमेंट शुरुआत करते हैं। क्लियर। अब है तो ये किसके द्वारा जो मूवमेंट था अवध किसान के द्वारा, तो किसके अगेंस्ट में जो है लोग कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, किसके खिलाफ, तो तालुकदार्स को और लैंडलॉर्ड्स को। तो तालुकदार्स किसको बोलते हैं और लैंडलॉर्ड किसको बोलते हैं, एक तालुकदार्स है ये अरेबिक वर्ड्स है और लैंडलॉर्ड्स क्या है पर्शियन, ठीक है। तो अब देखिए तालुकदार्स क्या करते थे कि पीजेंट से क्या करते थे, ये टैक्स कलेक्ट करके मुगल एम्पायर को देते थे, ठीक है। और जमींदार क्या करते थे, तालुकदार से ही जो है टैक्स लेकर के उनको देते थे, यानी बड़ा कौन हो रहे हैं, जमींदार हो रहे हैं, ठीक है। ये छोटा लेवल का टैक्स कलेक्टर है, ये बड़ा लेवल का कलेक्टर है जमींदार, बस इतना आप समझिए। क्लियर है। चलिए आगे के स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे कि क्या है सोशल बॉयकॉट, ठीक है। अब जो है सामाजिक जो है बहिष्कार किया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार किसके रूप में किया जाएगा, नाई धोबी, नाई का मतलब क्या होता है बार्बर यानी ठाकुर, धोबी मतलब कपड़ा धोने वाला यानी धोबी वाशरमैन। तो ये लोग भी जो है क्या किए कि अब जो है नाई धोबी बॉयकॉट शुरू करेंगे, मतलब अब जो है कोई भी विदेशी यानी ब्रिटिशर्स का कपड़ा, उनके बाल हम नहीं काटेंगे, उनके कपड़े को नहीं धोएंगे, उनके बनाए गए जो है जूते जो है खराब हैं उनको हम जो है ठीक नहीं करेंगे, मतलब सारी तरफ से जो है बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया, सोशल बॉयकॉट किया गया, ठीक है। अब जब इतना सब मूवमेंट हो रहा है तो इनकी समस्या को सुनने वाले जो हैं जवाहरलाल नेहरू आते हैं उस एरिया में, अवध किसान सभा में उनकी किसान की समस्या को सुनते हैं और एक सभा बना देते हैं जिसको बोलते हैं अवध किसान सभा,
ठीक है, कब बनता है? अक्टूबर 1920 किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो गया कि अवध किसान सभा किनके द्वारा फॉर्म किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, है ना। लेकिन मजेदार की बात यह है कि कांग्रेस जो है ये जो पीजेंट्स के द्वारा जो अवध के किसान लोग जो हैं मूवमेंट जो चालू किए हुए हैं उनसे खुश नहीं होते हैं। क्यों नहीं खुश होते हैं? तो यानी जो भी ताल्लुकदार और मर्चेंट होते हैं उनके घर को क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है, लूटा जाता है कि तुमने बहुत अत्याचार किया, अब हम नहीं सहेंगे, है ना। बाजार जो है लूट लिया जाता है, सारे अनाज को जो है लूट करके जो है जमा कर लिया जाता है। ये स्थिति बन रही है किसके द्वारा? पीजेंट्स के द्वारा। मतलब यहाँ पर क्या फैलाई जा रही है? वायलेंस देखने को मिल रही है। और गांधी जी कैसे थे? नॉन वायलेंस। तो बताओ गांधी जी किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस से। तो क्या कांग्रेस इसको पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ वाली चीज। अब देखिए पीजेंट्स वेयर टोल्ड, यानी ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीजेंट्स लोग को कोई लोकल लीडर्स वहां थे, ये गलत मैसेज पास किया गया था कि गांधी जी जो है डिक्लेयर किए हैं कि किसी को टैक्स नहीं देना है ना। और जो भी जमीन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा गरीबों के द्वारा। तो ये सब जो है गलत मैसेज पास किया गया। जैसे मैं बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोई क्लियर कट, कोई क्लियर विजन नहीं है, गांधी जी को कोई क्लियर विजन पास ही नहीं किए थे, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से उसकी मीनिंग को समझा जा रहा है स्वराज का मीनिंग। तो यहाँ भी जो है स्वराज क्या मीनिंग था कि हमको फ्रीडम चाहिए। किस चीज़ का फ्रीडम चाहिए? पीजेंट्स किस चीज़ से फ्रीडम चाहते थे? हाई टैक्स से फ्रीडम चाहते थे। जो ताल्लुकदार जमीन थे से उनके अत्याचारों से जो है क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे। इसलिए उन्होंने मूवमेंट को शुरू किया। ठीक है, तो गांधी जी को यहाँ बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ निकाला है कंक्लूजन, द नेम ऑफ गांधी जी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शंस ऑल द एक्शंस एंड एस्पिरेशन। गांधी जी का नाम लेकर के जो भी हम काम किया जा रहा है सारा किया जा रहा था। क्लियर? तो देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए सेकेंड, अब जो हम लोग देखते हैं ट्राइबल पीजेंट्स। अभी तक देखेंगे पीजेंट्स में स्वराज का मीनिंग कैसा लिया गया। अब स्वराज का मीनिंग जो है ट्राइबल पीजेंट्स यानी जो ट्राइबल लोग थे उनके द्वारा जो है कैसे जो है स्वराज का मीनिंग लिया जाएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ट्राइबल पीजेंट्स कैसे अफेक्टेड होते हैं, पहले उन कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या है? ये जितने भी थे फॉरेस्ट एरियाज जो था उनको बंद कर दिया गया। मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो है ट्राइबल पीजेंट्स रहते हैं, ये सारे एरिया को क्लोज कर दिए। कि क्यों क्लोज कर दिए? क्योंकि कोई अब यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे और बाहर से कोई अंदर नहीं आएंगे, है ना। तो बताएंगे क्यों। अब यहाँ पर प्रिवेंटिंग पीपुल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज दियर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल गुड्स और जो है फ्रूट्स, है ना। यानी क्यों क्लोज कर दिए? अभी हम देखें क्यों क्लोज कर दिए थे सारे एरिया को ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि जो उनको ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? जंगल से क्या चाहिए था? उनको टिम्बर चाहिए था, टिम्बर यानी लकड़ी चाहिए था। क्यों? क्योंकि रेलवेज बनाने के लिए टिम्बर चाहिए था। अब मान लीजिए जो है यहाँ पर अगर फॉरेस्ट ट्राइबल रहेंगे तो अपने साथ चरवाहा रखेंगे यानी मवेशी रखेंगे, तो सब पेड़ को चरा देंगे तो फिर उनके लिए टिम्बर क्या बचेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अब जंगलों में आने से जो है प्रवेश करने से मना कर दिए कि कोई अब जंगल में जो है मवेशी लेके नहीं जाएंगे, चराएंगे नहीं, कुछ भी करेंगे। ठीक है, कोई भी फ्रूट्स फायरवुड भी कलेक्ट नहीं करेंगे। यानी उनका लेवलीहुड जो जीविका जो था, उनका जो ट्रेडिशनल राइट था जंगल में रहने का, सारा जो है इफेक्टेड हो जाता है कॉलोनियल पॉलिसी के द्वारा। तो बताओ इतना चीज हो रहा है, यानी उनको घर से बेघर कर दिया जा रहा है। उन्हीं के घर से कुछ भी लेना नहीं है, जाना नहीं है, आना नहीं है। मतलब ट्राइबल लोग को परेशानी हो रही है। तो अब क्या करेंगे कि ये ट्राइबल पीजेंट्स जो है इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ गांधी जी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज एट इन अनदर वे। हाउ, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि ट्राइबल पीजेंट्स भी जो है गांधी जी का जो मैसेज है उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से करते हैं। कैसे? उसका एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम गुडेम हिल्स। ठीक है, तो वहाँ जो लीडर निकल के आएंगे उसका नाम है अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, क्या नाम है? अलूरी सीताराम राजू। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है आपके लिए 2 नंबर के लिए कि हु वाज अलूरी सीताराम राजू, है ना। तो अलूरी सीताराम क्या कहते थे? ये अपने आप को क्या कहते थे कि भाई मेरे पास एक स्पेशल पावर है,
एक अजीब सी शक्ति है ना। क्या अजीब सी शक्ति है कि ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस को भी बता सकते हैं, यानी भविष्य को बता सकते हैं, या पास्ट की जो घटना वो सारे बता सकते हैं, है ना। किसी लोगों को, बीमार लोगों को भी ठीक कर सकते हैं छूने मात्र से, है ना। और अगर उनको गोली भी लग जाती है तो क्या करेंगे वो, मतलब उनको गोली भी लग जाएगी तो ठीक हो जाएंगे, उनको गोली भी कोई असर नहीं कर सकती है। तो ये अपने छवि को इस तरह से लोगों के सामने पेश किया कि लोग जो है इनको देवता का अवतार यानी ईश्वर का अवतार ही मानने लगे, है ना। और लेकिन और जो है अलूरी सीताराम साहब जो हैं गांधी जी मूवमेंट का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है, तो उससे क्या था कि प्रभावित थे, बहुत प्रभावित है अलूरी सीताराम गांधी जी के जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से है ना। उन्होंने क्या कहा था, लोगों को मना लिया, क्या मनाया कि जो गांधी जी खादी कपड़ा चलाए हैं, देसी कपड़ा जो चलाए हैं उसको अपनाओ और ड्रिंकिंग को छोड़ दो, यानी जो शराब पीते हो उसको छोड़ दो। तो ये मैसेज जो है अलूरी सीताराम जो है गांधी जी का मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने का काम यहाँ पर करते हैं। लेकिन अभी मजेदार की बात क्या है कि दोनों के आइडियोलॉजी में स्वराज यानी जो है, जो हम देखेंगे वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच में क्या अंतर है ना। यानी आइडियोलॉजी में क्या दोनों के अंतर है गांधी जी का और इनके विजन में क्या डिफरेंसेस था। तो यानी अलूरी सीताराम क्या कहते थे कि इंडियंस जो हैं उनको छुटकारा मुक्ति नहीं मिलेगी ब्रिटिशर से जब तक कि वो जो है फोर्स यूज नहीं करेंगे, यानी कोई भी जो है फिजिकल अपीयरेंस शो नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक जो है डराने धमकाएंगे नहीं ब्रिटिश को, तब तक वो भागेंगे नहीं, ऐसा मानना था अलूरी सीताराम राजू का। लेकिन गांधी जी क्या बोलते थे कि कोई भी फिजिकल फोर्स हम यूज नहीं करेंगे, डराने धमकाने का, खून शराबा का कोई भी बात हम लोग नहीं कराएंगे, है ना। यानी नॉन वायलेंस की बात करते थे गांधी जी और अलूरी सीताराम करते थे वायलेंस की बात। तो अब जब वायलेंस की बात करते थे तो वहां पर क्या किए, ये जो है गुडेम रिबेल्स जो थे अटैक करने लगे पुलिस स्टेशन को, है ना, ब्रिटिशर्स को मारने लगे, ऑफिशियल्स को मारने लगे, है ना, छुप छुप के, गुरीला वाल मतलब क्या होता है, छुप छुप के मारना, है ना, छुप छुप के मारने लगे। तो इस तरह से जो है हम स्वराज को प्राप्त करेंगे, इस तरह से लोग बोलते, कौन मानते थे, अलूरी सीताराम मानते थे कि इस तरह से हम स्वराज प्राप्त कर पाएंगे, यानी वायलेंस यूज करके ही हम जो है स्वराज को प्राप्त कर पाएंगे। यानी यहाँ पर आइडियोलॉजी में जो है थोड़ा सा फर्क हो जाता है अलूरी सीताराम का। जबकि गांधी जी क्या बोले थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो स्वराज का यहाँ क्या मीनिंग बदल रहा है, नॉन वायलेंस में बदल गया। यानी इनको छुटकारा चाहिए, लेकिन छुटकारा कैसे चाहिए, वायलेंस करके चाहिए, फोर्स यूज करके चाहिए। लेकिन गांधी जी का विजन तो क्या था, नॉन वायलेंस, लेकिन इसको क्लियर कट नहीं कर पाए थे, क्लियर विजन नहीं कर पाए, लोगों को ट्रेन नहीं कर पाए, लोगों को समझा नहीं पाए थे गांधी जी, जिसके मकसद से जो है समाज में अलग अलग लोग जो है अलग अलग अवधारणा जो है स्वराज का बना पा रहे हैं अपने आप में। बात समझ में आ रही है। अब इसी का एक एग्जांपल और देखेंगे कि प्लांटेशंस ग्रुप में जो है कि कैसे जो है इसको लिया जाता है। तो हम देखेंगे कि स्वराज जो है वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड देयर नोटिस ऑफ स्वराज, ठीक है, यानी वर्कर्स जो भी काम कर रहे थे, तो इसका एग्जांपल देखेंगे कि वर्कर्स कैसे इसको जो है कंसीव कर पाते हैं आइडिया का स्वराज का। तो हम देखेंगे एग्जांपल असम प्लांटेशन वर्कर्स का। इन लोग क्या चाहते थे, आज़ादी क्या चाहते थे, मूव इन आउट, मतलब जहाँ पर वो काम कर रहे थे उनको आज़ादी होना चाहिए, ये जो है बागान से बाहर भी कहीं घूम सकते हो और कहीं अंदर भी आ सकते हो, अंदर बाहर कर सके अपने जगह से। लेकिन इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था कि जहाँ तुम काम कर रहे हो उसी बाउंड्री के अंदर तुम रहोगे, न तो बाहर जा सकते हो न तो अंदर जा सकते हो, अगर बाहर जाना है तो परमिशन लेके जानी है ना। तो इस तरह से उन लोग आज़ादी चाहते थे, ठीक है। तो इसी तरह से तो ये जो रोक करके यहाँ पर रखे थे कि बाहर अंदर नहीं कर सकते हो, तो एक कानून बनाया गया था डराने के लिए। 1859 में एक कानून बनाया गया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। ये भी आपका एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन गया कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या होता है। इनलैंड का मतलब होता है अपने देश में ही, मान लीजिए इंडिया है और इंडिया में मान लीजिए केरला है, केरला से तुमको मान लो सपोज को लिए रांची लाना है, ठीक है, तो केरला से ला कर रांची में जो बसा दिए
और यहीं पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि भाई अब तुम यहाँ आ गए हो, अब यहाँ से तुम जो है वापस में केरला नहीं जा सकते हो, अगल बगल नहीं जा सकते हो। इसी को बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन का मतलब होता है कि अपने जगह से दूसरे जगह जा करके बस जाना, उसी को बोलते हैं इमिग्रेशन। और इनलैंड का मतलब हो गया अपने देश में ही, यानी अपने देश में ही एक जगह से दूसरे जगह जा करके उसको बसा दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब तुम कहीं वहां पर नहीं जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, तो पर क्या है ये, प्लांटेशन वर्कर्स वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट द परमिशन। तो ये इसको याद कर लीजिएगा आप, आता है एग्जामिनेशन। क्लियर। चलिए अब जो है नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि तो अब लगता है कि नेक्स्ट स्लाइड तो नहीं है, अब कुछ क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट दे देंगे। ठीक है, तो मैं डाउनलोड करना भूल गया क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा इस पे बेस पे। तो थैंक यू, गुड नाइट। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब फिर कर देना, नहीं समझ में आया हुआ तो कमेंट कर देना।